हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंटरेस्टिंग ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा, उसके ट्रीटमेंट का पार्ट हमने देखा। लेकिन हम लोग आज जो पार्ट देखने वाले हैं वो इंटरेस्टिंग ऑब्स्ट्रक्शन करने में एक कॉज, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इनपुट ससेप्शन। ये चीज़ क्या है हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे। उससे पहले हम लोग ये जो इनपुट ससेप्शन वर्ड है उसका मीनिंग समझ लेते ताकि हम लोगों को जो कंसेप्ट होगी वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। हालांकि जो इनपुट ससेप्शन है और इसके बाद में हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले वर्ड, ये दोनों चीज़ें जो है इंटरनेशनल ऑब्स्ट्रक्शन के कॉजेस में आती है। क्योंकि ये जो इनपुट ससेप्शन और वर्बुलस है ये अल्टीमेटली हमारे इंटेस्टाइन में एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से वॉल में डेक्रोसिस और गैंग्रीन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जब इनपुट ससेप्शन हम लोग पढ़ लेंगे तो उसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझने में। दूसरी चीज़ हम लोग कैसे उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, इसमें ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। उनका टर्मिनोलॉजीज है जो हम लोगों को याद रखनी है इन द वाइवा ऑल्सो, और हमारी रिटन एग्जाम जो होती है यूनिवर्सिटी की उसमें भी कुछ कंसेप्ट ऐसे है जो हम लोगों को क्लियरली ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर पहले हम लोग देखेंगे जो इनपुट ससेप्शन वर्ड है वो कैसे बना है, उसमें दो वर्ड कॉमन हम लोगों को दिखेंगे, एक इंटस और दूसरा ससेप्शन, ठीक है। ये दो जो वर्ड है एक्चुअली इनका मीनिंग अगर समझेंगे आप लोग तो हम लोगों को इंटस ससेप्शन का पूरा क्लियर हो जाएगा। इंटस का मीनिंग होता है विदिन, ठीक है, इंटस का मीनिंग होता है विदिन, और ये जो ससेप्शन वर्ड है इसका मतलब होता है टेकिंग अप, ठीक है, टेकिंग अप ऑन अदर सेल्फ, ठीक, और वन सेल्फ, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो एक दूसरे के अंदर समा है, ठीक है। मान लो ये हमारे इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, ये इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट है और ये डिस्टल पार्ट है। अब पैथोलॉजी हम लोग यहाँ पे क्लियरली नहीं समझेंगे, हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन सिर्फ इतना यहाँ पे देखो कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, अगर ये प्रॉक्सिमल पार्ट किसी बिना वजह से या फिर किसी और कॉजेस की वजह से यहाँ पे ये डिस्टल पार्ट में अगर यहाँ पे इन्वेजिनेट होता है, जिसको हम लोग टेलीस्कोपिक कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर प्रॉक्सिमल पार्ट डिस्टल पार्ट के वॉवेल में, वो कौन सा भी वॉवेल है, स्मॉल वॉवेल है तो लार्ज वॉवेल है, अगर ये यहाँ पे इन्वेजिनेट हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं इनपुट ससेप्शन। मतलब प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द वॉवेल और इंटेस्टाइन व्हिच इन्वेजिनेट्स इनटू द डिस्टल पार्ट ऑफ द वॉवेल, इसको हम लोग कहते हैं इनपुट ससेप्शन। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉक्सिमल पार्ट भी डिस्टल पार्ट को यहाँ पे इन्वेजिनेट करेगा। ऐसा कभी कभी होता है कि जब डिस्टल पार्ट भी हमारे प्रॉक्सिमल पार्ट में इन्वेजिनेट होता है, तो इसी के बेसिस पे जिसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो प्रॉक्सिमल पार्ट डिस्टल पार्ट में यहाँ पे इन्वेजिनेट होता है उसको हम लोग कहते हैं एंटीग्रेड इनपुट ससेप्शन, ठीक है। और जो डिस्टल पार्ट हमारे प्रॉक्सिमल पार्ट में यहाँ पे इन्वेजिनेट होगा तो उसको हम लोग कहेंगे रेट्रोग्रेड इनपुट ससेप्शन, ठीक है। तो दो वर्ड हम लोगों को याद रखने हैं, एंटीग्रेड और एक रेट्रोग्रेड। अब इन दोनों में से मोस्ट कॉमन कौन सा हो सकता है, जो हमारा प्रॉक्सिमल वॉवेल डिस्टल वॉवेल में जाता है जिसको हम लोग एंटीग्रेड कहते हैं, वही होता है जो मोस्ट कॉमन होता है। और जो डिस्टल से प्रॉक्सिमल में यहाँ पे इन्वेजिनेट या फिर टेलीस्कोपिक करता है, ऐसे पार्ट को हम लोग कहते हैं रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड मोस्ट कॉमनली हम लोगों को एक ही चीज में दिखता है, वो होता है हमारा जेजुनम गैस्ट्रिक। मतलब जो हमारा जेजुनम का पार्ट होगा वो हमारे स्टमक में घुस जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं जेजुनम गैस्ट्रिक इनपुट ससेप्शन, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं रेट्रोग्रेड, क्योंकि स्टमक पहले है जेजुनम बाद में है। तो जो हमारा डिस्टल पार्ट होगा जो जेजुनम का होगा और जो स्टमक होगा हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट होगा। अगर जेजुनम प्रॉक्सिमली मतलब हमारे स्टमक में आ रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे रेट्रोग्रेड इनपुट ससेप्शन, ठीक है। और उसी जगह पे मान लो कि जो हमारा आइलियम है, आइलियम इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्मॉल वॉवेल, ठीक है, हमने यहाँ पर ये चीज पढ़ी। तो जो हमारा आइलियम था वो आइलियम अगर सीकम में जाए या फिर असेंडिंग कोलॉन में जाए तो हो गया क्या कि जो हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा है, हमारा आइलियम, और डिस्टल पार्ट कौन सा है, सीकम है या फिर असेंडिंग कोलॉन है। तो अगर ये हमारा आइलियम जो टर्मिनल आइलियम का पार्ट होगा वो अगर असेंडिंग कोलॉन या फिर हमारे सीकम में जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे एंटीग्रेड इनपुट ससेप्शन, ठीक है। तो इनपुट ससेप्शन के बारे में कुछ चीजें हम लोगों को यहाँ पे समझनी है, कुछ कंसेप्ट है। पहले हमने देखा एंटीग्रेड, ठीक है, एंटीग्रेड इनपुट ससेप्शन, ठीक है। दूसरा हमने देखा रेट्रोग्रेड इनपुट
दोनों का मतलब समझ में है। एंटीग्रेड मतलब प्रॉक्सिमल डिस्टल में इन्वेजिनेट होगा और रेट्रोग्रेड मतलब डिस्टल प्रॉक्सिमल में इन्वेजिनेट यहाँ पे इन्वेजिनेट होगा। ठीक है। तीसरी चीज हम लोग कहते हैं कंपाउंड या फिर डबल इंटरसेप्शन। ये क्या चीज होती है इसको समझते हैं। डबल या फिर कंपाउंड इंटरसेप्शन मतलब क्या होगा कि मान लो ये हमारा वॉवेल है, ठीक है, इसमें ये हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट है और ये डिस्टल पार्ट है, ठीक है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये डिस्टल पार्ट है। अब मान लो ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है डिस्टल पार्ट को इन्वेजिनेट किया, ठीक है, लेकिन ये पैथोलॉजी यहाँ पे ना रोकते हुए जो डिस्टल पार्ट है उसके और डिस्टल पार्ट में इन्वेजिनेट हो गई। मतलब पहले यहाँ तक ये हमारा इंटरसेप्शन था, ठीक है, और ये सिर्फ इंटरसेप्टेड पार्ट अगले डिस्टल में अगर ये यहाँ पे इन्वेजिनेट होगा तो उसको हम लोग कहेंगे डबल या फिर कंपाउंड इंटरसेप्शन। ठीक है। समझना यहाँ पे एक चीज है कि जो हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट है वही इन्वेजिनेट कर रहा है डिस्टल में, लेकिन जो इंटरसेप्टेड पार्ट हो गया अभी यहाँ पे जो इतना पार्ट बच रहा है कि ये पार्ट के अगले वॉवल में, मतलब यहाँ पे जो डिस्टल में हमारा जो भी वॉवल होगा उसमें भी अगर ये इन्वेजिनेट कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं डबल या फिर कंपाउंड इंटरसेप्शन। ठीक है। चौथा कंसेप्ट हम लोगों को क्या याद रखना है यहाँ पे, एक तो ये होता है हमारा सिंगल और मल्टीपल। ठीक है। सिंगल का एग्जांपल तो हमने देख लिया कि प्रॉक्सिमल वॉवेल है जो हमारे डिस्टल वॉवेल में हो सकता है यहाँ पे इन्वेजिनेट हो रहा है। ठीक है। उसमें अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो हमारा आइडियोकोलिक हो सकता है, कोलोकोलिक हो सकता है, मतलब कोलन और कोलन में जा रहा है। ठीक है। आइडियोकोलिक का मतलब कि हाँ आइडियम हमारे कोलन में मतलब असेंडिंग कोलन में जा रहा है। आइडियोकोलिक हो सकता है मतलब आइडियम हमारा आइडियोकोलिक जंक्शन में जा रहा है। ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स है जो हमारे एंटीग्रेड के हो रहे हैं। रेट्रोग्रेड में हमने क्या देखा कि हमारा जेजुन जो होगा हमारे स्टमक में जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं जेजुनो गैस्ट्रिक इंटरसेप्शन। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये कैसी है सिंगल है, लेकिन कभी कभी हम लोगों को इंटरसेप्शन जो होता है वो मल्टीपल जगह पे भी मिल सकता है, मतलब स्मॉल बॉल में भी हो सकता है, लार्ज बॉल में भी हो सकता है। अगर हम लोगों को एक से ज्यादा जगह पे ये हम लोगों को दिख रहा है इंटरसेप्शन तो उसको हम लोग कहेंगे मल्टीपल टाइप ऑफ इंटरसेप्शन। ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ कंसेप्ट आती है इसकी क्रोनिक इंटरसेप्शन। अब क्रोनिक इंटरसेप्शन में क्या होगा कि मान लो कोई पेशेंट हो गया आपका इंटरसेप्शन का आपने देख लिया, लेकिन उसमें क्या होगा पेशेंट में सिम्टम्स कम होंगे। ठीक है। पेशेंट में ज़्यादा हम लोगों को जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिल सकता है उतना नहीं मिलेगा। ठीक है। थोड़ा सा इंटरसेप्शन का पार्ट हुआ उसके बाद कभी कभी वो अपने आप रिलीज नहीं होता है। अगर ये ऐसे चल रहा है और वो एक आध महीने से या फिर 2-3 महीने तक ऐसा कंटिन्यू चला तो उसको हम लोग कहते हैं क्रोनिक इंटरसेप्शन। या फिर कभी कभी माइल्ड एब्डोमिनल पेन पेशेंट में रहता है तो पेशेंट भी कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसे टाइप की ये जो पैथोलॉजी है ये कुछ दिन तक चल रही है, मतलब कुछ महीने तक भी चल सकती है, तो ऐसे टाइप का आप लोग उसको कहते हैं क्रोनिक इंटरसेप्शन। ठीक है। सिक्स्थ कंसेप्ट आती है इसमें हमारा जो रिकरेंट वाला है। ठीक है। रिकरेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारा इंटरसेप्शन है कभी कभी अपने आप भी रिजॉल्व हो सकता है। अब जब अपने आप रिजॉल्व होगा तो क्या होगा कि जो पेशेंट के सिम्टम होंगे वो कम हो जाएंगे, मतलब पेशेंट में एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हुआ उसके बाद में कुछ दवाई लिया या फिर कुछ मेडिसिन से ऐसे हो गया, फिर या फिर कभी कभी अपने आप ही इंटरसेप्शन रिलीज हुआ तो उसके बाद में जो बीच वाला पीरियड होगा, ठीक है, जो हमारा विंडो पीरियड होगा उसमें पेशेंट में सिम्टम्स या फिर वो पेशेंट असिम्टोमेटिक रहेगा जिसको हम लोग कह सकते हैं। पेशेंट में एब्डोमिनल पेन भी नहीं रहेगा, ना वॉमिटिंग रहेगा, ना कुछ सिम्टम हम लोगों को दिखेंगे, पेशेंट नॉर्मल रह सकता है। लेकिन ये इंटरसेप्शन फिर से हो सकता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वॉवेल की जो पैथोलॉजी है वो हमने पूरी तरह से रिलीज नहीं की है, इसीलिए कभी कभी इंटरसेप्शन हम लोगों को फिर से मिलेगा। तो इसलिए जब भी हम लोग चाइल्ड को एग्जामिन करेंगे जनरली जो इंटरसेप्शन वो चाइल्ड में देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग मोस्टली चाइल्ड के बारे में बात करते हैं। जब भी आप चाइल्ड को या फिर चिल्ड्रन को कभी आप एग्जामिन करोगे तो पेशेंट में आपको ऐसी हिस्ट्री मिल सकती है कि बच्चा कभी कभी रोता है उसके बाद में शांत हो जाता है और फिर रोता है। ऐसा इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब पेशेंट को इंटरसेप्शन है तो बच्चा रो रहा है, उसके बाद में अगर वो रिलीज हुआ तो बच्चा शांत हो गया, सो गया, उसके बाद में फिर से अगर इंटरसेप्शन हो तो फिर से रोने लगा। तो ये जो हिस्ट्री है हम लोगों को ऐसी मिलती है, तो इस टाइप को हम लोग कहते हैं रिकरेंट इंटरसेप्शन। ठीक है। तो आपको ऐसे पेशेंट में जनरली हिस्ट्री प्रॉपर लेनी होगी कि पेशेंट में सिम्टम्स क्या डेवलप हुए,
उसके बाद में उसका जो इम्प्रूवमेंट या फिर हमारा एनहांसिंग उसको हम लोग कह सकते हैं, तो वो हुआ है नहीं हुआ है, पेशेंट में रिलीफ है या फिर और एग्रीवेट हो चुका है। तो ये सारे सिम्टम जो हम लोगों को हिस्ट्री टेकिंग से पता चल सकते हैं। इसीलिए कभी भी पेशेंट में, सर्जिकल पेशेंट में मोस्टली, ऐसा नहीं कि किसी और पेशेंट में हिस्ट्री प्रॉपर नहीं ले लें, लेकिन सर्जिकल पेशेंट में आपको अगर हिस्ट्री टेकिंग प्रॉपर लोगे आप, तो होता क्या है कि आपको एग्जैक्ट डायग्नोसिस क्लिनिकली भी पता चल सकता है। मतलब हम हिस्ट्री टेकिंग से भी एक प्रॉक्सिमल रिफर, हमारा जो प्रोविजनल डायग्नोसिस है वो बना सकते हैं, और बाकी की कुछ इन्वेस्टिगेशन की हेल्प लेके हम लोग फाइनल डायग्नोसिस कर सकते हैं। क्योंकि जो इंटरसेप्शन होता है, अगर हम लोग जल्दी डायग्नोसिस कर पाए तो इसका ऑपरेट हम लोग यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं, इसको कंजर्वेटिवली भी मैनेज कर सकते हैं, जिसको हम लोग रिडक्शन के प्रोसीजर कहते हैं। हम लोग ट्रीटमेंट पार्ट में वो पार्ट करने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर 24 आवर्स के पहले अगर पेशेंट आपके पास आता है और आपने डायग्नोसिस कर लिया कि हमारा इंटरसेप्शन का पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट हम लोगों को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर 24 आवर्स के बाद पेशेंट आता है तो आपकी भी गलती नहीं होगी। जब पेशेंट अगर 24 आवर्स के बाद आए फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ सिम्टम, तो हम लोगों को जनरली ऑपरेटिव प्लान करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट है हम लोगों को ध्यान में रखना। पहले हमने देखा एंटीग्रेड मतलब प्रॉक्सिमल बॉल डिस्टल बॉल में जा रहा, रेट्रोग्रेड मतलब डिस्टल प्रॉक्सिमल में जा रहा है। कंपाउंड या फिर डबल इंडिसेप्शन का मतलब जो हमारा प्रॉक्सिमल का डिस्टल में यहाँ पे इन्वेजिनेट हुआ और डिस्टल अगेन हमारे डिस्टल में इन्वेजिनेट हुआ, तो उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड या फिर डबल। सिंगल हो सकता है या फिर मल्टीपल हो सकता है। मल्टीपल का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा जगह पे अगर हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है इंटरसेप्शन, तो हम लोग उसको मल्टीपल कहेंगे। क्रोनिक, व्हाट इज मीन क्रोनिक? क्रोनिक अगर 1 महीने से ये पैथोलॉजी चल रही है, पेशेंट में पेन हो रहा है, कभी कभी कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो या फिर कंटिन्यूसली पेन हो रहा है, तो भी हम लोग उसको क्रोनिक कहेंगे। रिकरेंट क्या होता है? रिकरेंट थोड़ी देर के बाद आपको देखेंगे कि पेशेंट के सिम्टम कम हो गए, उसके बाद में फिर से एग्रेवेट हो रहा है, तो हम लोग जब हिस्ट्री लेते हैं तो हम लोग को इससे पता चल जाता है कि ये रिकरेंट वाला टाइप है। ठीक है, ये कुछ कंसेप्ट है हम लोगों को इंटरसेप्शन के बारे में ध्यान रखना है। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन है कि टेलीस्कोपिक और इन्वेजिनेशन, एक पार्ट में दूसरा पार्ट यहाँ पे इन्वेजिनेट हो रहा है या फिर इस समान जा रहा है, तो ऐसे टाइप में हम लोग उसको क्या कहते हैं? इंटरसेप्शन। ठीक है, तो इट इज अ टेलीस्कोपिक और इन्वेजिनेशन ऑफ वन पोर्शन और सेगमेंट ऑफ बॉल इनटू द एडजेसेंट सेगमेंट। जो भी उसके साथ वाला पार्ट होगा तो उसमें पहला बॉल का पार्ट उसके डिस्टल पार्ट में आकर इन्वेजिनेट करके उसको हम लोग टेलीस्कोपिक वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अगर वो टेलीस्कोपिक या फिर इन्वेजिनेट कर रहा है तो इट इज कॉल्ड इंटरसेप्शन। ठीक है, फिर क्या भी सिंगल और मल्टीपल, कई जगह हो सकता है, मल्टीपल जगह पे भी हम लोगों को दिख सकता है। फिर क्या भी आइडियोकोलिक मतलब हमारा आइडिया जो होगा कोलॉन में इन्वेजिनेट करेगा। कोलोकोलिक कोई कोलॉन या मतलब असेंडिंग कोलॉन अगर ट्रांसवर्स कोलॉन हो रहा है, ट्रांसवर्स कोलॉन सिग्मॉइड में हो रहा है, तो ऐसे टाइप में हम लोग इसको क्या कहेंगे? कोलोकोलिक। एक कोलॉन दूसरे कोलॉन के अंदर यहाँ पे इन्वेजिनेट हो रहा है, या फिर एक ही कोलॉन में ये पैथोलॉजी दिख सकती है कि एक ही कोलॉन हमारा प्रॉक्सिमल कोलॉन डिस्टल कोलॉन में यहाँ पे इन्वेजिनेट हो रहा है, टेलीस्कोप हो रहा है। दूसरी चीज क्या है? आइडियोकोलिक। आइडियोकोलिक मतलब क्या होगा कि जो हमारा टर्मिनल आइडियम का पार्ट होगा वो हमारे आइडियोसिकल जंक्शन में या फिर आइडियोकोलिक जंक्शन में यहाँ पे इन्वेजिनेट करेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं आइडियोकोलिक। ठीक, ये कुछ टाइप्स है हम लोगों को दिखने वाले हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो पैथोलॉजी होती है इंटरसेप्शन की, ये चाइल्ड में ज्यादातर हम लोगों को देखने को, ऐसा नहीं है कि हमारे जो चाइल्ड होते हैं उससे ये पैथोलॉजी होगी, एडल्ट में भी होती है, कुछ उसके कॉजेस अलग होते हैं, उसमें भी उस पर अगर हम लोग देखेंगे जो चाइल्ड में होता है हमारे एडल्ट में, तो उसके ऊपर उसके 2 टाइप्स किए जाते हैं, उसको हम लोग समझते हैं टाइप्स में। ठीक है, इट इज अ कॉमन इन वीनिंग पीरियड ऑफ चाइल्ड, मतलब जो हमारा वीनिंग पीरियड होता है जब बच्चा ब्रेस्ट मिल्क छोड़ के हमारे एक नॉर्मल डाइट पे आने लगता है, जब हम लोग बच्चे का दूध से उसको थोड़ा सा स्टॉप करके कुछ सॉफ्ट डाइट बोलो या फिर जो फ्रूट्स खिलाना बोलो, ऐसा जो वीनिंग पीरियड होता है डाइट का, ऐसे टाइम पे जनरली क्या हो सकता है? पैथोलॉजी क्या होगी? क्योंकि जब भी आप ब्रेस्ट फीड या फिर हमारा जो मिल्क होता है उससे अगर हम लोग पेशेंट या फिर हमारे चाइल्ड को स्टॉप करते हैं और कुछ अलग खाने को दे दो, तो क्या हो सकता है कि हमारे जो बॉडी का है उसमें जो हमारा ब्लड फ्लोरा होता है, बैक्टीरियल फ्लोरा, उसमें कुछ चेंजेस होने लगते हैं। और जब हमारा आईवीएफ में जो पियर्स पैचेस होते हैं, अगर ये फ्लोरा चेंज हो गया या फिर जो हमारा टाइट है उसका अगर हैबिट चेंज हो गया, तो क्या हो सकता है कि जो हमारे पियर्स पैचेस है, पियर्स पैचेस के बारे में एनाटॉमी पढ़ा कि ये जो हमारे लिम्फोइड टिश्यू हो गया हमारे टर्मिनल आईवीएफ में, तो उसमें कभी कभी इन्फ्लेमेशन आने के चांसेस होते हैं। जब इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या हो सकता है कि जो पियर्स पैचेस है वो पॉलिस की तरफ एक्ट कर सकते हैं, बिहेव कर सकते हैं। इसीलिए
ये जो टेलीस्कोपिंग या फिर इमेजिनेशन होता है वो जनरली टर्मिनल आइडिया में हम लोगों को देखने मिलता है, क्योंकि पेयर्स पैचेस यहाँ पे ज़्यादा क्वान्टिटी में मौजूद होते हैं और पेयर पैचेस की इन्फ्लेमेशन की वजह से जो विनिंग पीरियड होता है इसी में ज़्यादातर ये इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। इसीलिए जो हमारे चाइल्ड होते हैं जो विनिंग टाइम में या फिर विनिंग पीरियड में होते हैं ऐसे टाइम में हम लोगों को ये दिख सकता है। तो ये जो पीरियड होता है विनिंग पीरियड कौन सा हो सकता है, पहले 6 मंथ तो हम लोग मदर फीड देते हैं, ठीक है, मिल्क फीड देते हैं, तो ऐसे टाइम पे ये होगा नहीं। तो इसीलिए जो टाइम पीरियड है वो हम लोगों को समझना है 6 to 9 मंथ का है, ठीक है। 6 to 9 मंथ में ही जनरली हम लोग जो हमारे बच्चे होते हैं उसका फीडिंग छोड़ के हम लोग उसको कुछ तो अलग खाने के लिए यहाँ पे फोर्स करते हैं, मान लो, या फिर उसको अलग डाइट पे शिफ्ट करते हैं। तो ये होता है हमारा विनिंग पीरियड विच इज 6 to 9 मंथ का। इट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन द चिल्ड्रन एज बिटवीन 16 to 18 मंथ्स ऑफ द एज। अब ये जो हमारा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ये टॉपिक चल रहा है उसमें अगर हम चिल्ड्रंस में इसका प्रमाण देखेंगे तो चिल्ड्रंस में सबसे ज़्यादा पैथोलॉजी कौन सी होती है, इंटरसेप्शन, और वो भी कौन से एज ग्रुप में, 6 मंथ to 18 मंथ के एज ग्रुप, ठीक। हमने कुछ टाइप्स इसके ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। यहाँ पे 2 टाइप्स यहाँ पे हम लोगों को देखते हैं, एक एंटीग्रेड होता है, रेट्रोग्रेड होता है। बाकी के कुछ टाइप हमने पहले ही यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में डिस्कस किए हैं। दूसरे कुछ टाइप में हम लोगों को किताब में मिलता है प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये 2 टाइप में हम लोगों को क्या डिफरेंस है ये समझना है। प्राइमरी का मतलब क्या है, प्राइमरी को हम लोग इडियोपैथिक भी कहते हैं, इडियोपैथिक भी कहते हैं। जब आपको कोई कॉज है, एग्जैक्ट कॉज जो होता है, जैसे कि हम लोग सेकेंडरी में अगर देखेंगे जैसे कि पॉलिप कॉज है, ठीक है, इंटेस्टाइनल पॉलिप्स है, सबम्यूकोजल लाइपोमा है, सॉरी सबम्यूकोजल लाइपोमा है, ठीक है, मान लो कोई लियोमायोमा है, कार्सिनोमा है, ये सारे जो कॉजेस हम लोगों को देखने मिलते हैं इसके सेकेंडरी अगर इंटरसेप्शन हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी इंटरसेप्शन। लेकिन अगर हम लोग को कोई कॉज फाइंड आउट ही नहीं हो रहा है तो ऐसे टाइम पे हम लोग उसको कहेंगे प्राइमरी, मतलब यहाँ पे कोई एग्जैक्ट कॉज जो होता है हम लोगों को नहीं मिलता है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको इडियोपैथिक या फिर इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी इंटरसेप्शन, ठीक है। और सेकेंडरी किसको कहेंगे, जहाँ पे कोई एग्जैक्ट कॉज हम लोगों को दिख गया। जनरली जो चाइल्ड में होता है, जो बच्चों में हम लोगों को इंटरसेप्शन मिलता है वो होता है हमारा प्राइमरी टाइप ऑफ इंटरसेप्शन। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जनरली जो बच्चे होते हैं वो उसमें कॉज ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो प्रॉपर हिस्ट्री नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे अगर हम लोग कुछ कॉज फाइंड आउट करने जाएंगे तो एक कॉज हम लोगों को मिल सकता है कि कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा या फिर ज़्यादातर हमारे जो ब्रीदिंग टाइप के जो बच्चे होते हैं उसमें ये हम लोगों को देखने मिलता है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग इसको प्राइमरी कह सकते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी टाइप ऑफ होता है, सेकेंडरी टाइप ऑफ इंटरसेप्शन हम लोगों को मिलता है मोस्टली एडल्ट, ठीक है। ये मोस्टली एडल्ट में इसलिए मिलता है क्योंकि हम लोगों को कोई पैथोलॉजी एग्जैक्ट यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन से कुछ पैथोलॉजी फाइंड आउट कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन हम लोग जब एडल्ट पेशेंट देखते हैं तो एडल्ट पेशेंट में ये जो पैथोलॉजी है जैसे कि पॉलिप्स है, सबम्यूकोजल लाइपोमा है, लियोमायोमा है, कार्सिनोमा है, ये कुछ डिसीजेस है जो हम लोगों को कॉमनली देखने मिलते हैं। और इसके सेकेंडरी अगर यहाँ पे हमारा इंटरसेप्शन हो रहा है तो हम लोग उसको सेकेंडरी इंटरसेप्शन कहते हैं। और सेकेंडरी इंटरसेप्शन हम लोगों को एडल्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ कॉजेस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं हम लोग। कॉजेस में देखेंगे तो चेंज इन डाइट ड्यूरिंग वीनिंग पीरियड, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि 6 to 9 मंथ के जो बच्चे होते हैं, 6 to 9 मंथ एज के जो बच्चे होते हैं उसमें जनरली हम लोग जो फीडिंग है मिल्क से लेकर हम लोग कुछ अलग फीड देने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वीनिंग पीरियड। तो इसीलिए यहाँ पे भी ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, बैक्टीरियल गट फ्लोरा जिसको हम लोग कहते हैं, ये चेंजेस होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें चेंजेस होने की वजह से क्या होता है कि जो पियर्स पैचेस होते हैं ना, पियर्स पैचेस जो होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन आता है, बराबर। इसमें अगर इन्फ्लेमेशन आएगा तो ये कॉज करता है हमारा इंटरसेप्शन, ठीक है।
तो जो वीनिंग पीरियड का पैथोलॉजी होता है कुछ इस तरह से होता है, बैक्टीरियल फ्लोरा अगर चेंज होगा तो यहाँ पे हमारे पियर्स पैचेस में इन्फ्लेमेशन आएगा, पियर्स पैचेस में जब इन्फ्लेमेशन आएगा तो वो इंटरसेप्शन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये हुआ पहला कॉज। दूसरा कॉज क्या हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जब हम लोग देखते हैं पेशेंट में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, मतलब यूआरटीआई जिसको हम लोग कहते हैं, सॉरी यूआरटीआई, तो ऐसे पेशेंट के लिए तो वायरल डिसीज होता है बराबर। मोस्टली हमारे अपर रेस्पिरेटरी के डिसीज में होंगे वायरल डिसीज होते हैं, तो वायरल डिसीज में जो हमारा गट फ्लोरा है वो यहाँ पे चेंज होता है, जैसे कि वीनिंग पीरियड होता है बराबर। तो गट फ्लोरा चेंज हो रहा है तो फिर से वो क्या करेगा, पियर्स पैचेस में इन्फ्लेमेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रही है और इन्फ्लेमेशन होने के बाद में फिर से हम लोगों को आईएसएस मतलब इंटरसेप्शन दिखेगा। तो मेन कॉज ये जो दो है ये हम लोगों को चाइल्ड में मिलेगा। एक तो चेंज इन डाइट ड्यूरिंग वीनिंग पीरियड, दूसरा कॉज होता है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें भी हम लोगों को इन्फ्लेमेशन ऑफ पियर्स पैचेस मिलता है। इसलिए ये जो दो कॉज है ये मोस्टली हम लोगों को चाइल्ड में मिलता है। ठीक है, तीसरा कॉज जो होता है वो भी हम लोगों को चाइल्ड में मिलता है, वो है हमारा पर्क्यूलर सबम्यूकोसल ह्यूमर। अब ये चीज क्या है, एक डिसीज है सॉरी, उसमें उसका नाम है हेनोज स्कोलेंट पर्क्यूला। इसको हम लोग HSP के नाम से जानते हैं। ठीक है, HSP के नाम से जानते हैं डिसीज को। इसमें होता क्या है, जो हमारे स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, क्या होता है, जो हमारे स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं इसमें इन्फ्लेमेशन होता है और इसमें से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें से इन्फ्लेमेशन होके ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है। ये डिसीज मोस्टली हम लोगों को एडल्ट में भी देखने मिलता है, लेकिन ज्यादातर हम लोगों को ये चाइल्ड में देखने मिलता है। तो ऐसे टाइम पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्क्यूलर म्यूकोसल ह्यूमर। अब ये जो डिसीज है इसमें भी हमारा एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो इन्फ्लेमेशन जहाँ पे है वो मोस्टली हमारे इंटेस्टाइन के ब्लड वेसल्स होते हैं। जब इंटेस्टाइन के ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन होगा, वहाँ से ब्लीडिंग होगी, तो वो भी इंटरसेप्शन कॉज कर सकते हैं। इसलिए एक रेयर कॉजेस में हम लोगों को HSP ये डिसीज देखने को मिलता है इन द केस ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो तीन कॉजेस हमने चाइल्ड के देखे, एक तो वीनिंग पीरियड, दूसरा है हमारा अपर रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन और तीसरा है HSP। ठीक है, तो ये तीन कॉजेस जो है हमारे बच्चों में होते हैं। हम लोग देखते हैं एडल्ट में क्या क्या होता है, इंटेस्टाइन पॉलिप्स हो सकता है। ठीक है, पॉलिप्स हमने उसके बारे में पढ़ा है कि पॉलिप एक ऐसी ग्रोथ होती है। ठीक है, ग्लूकोजा के जो हमारे एक्सटेंशन बोल सकते हैं जिसको, या फिर ओवर ग्रोथ होती है, उसको हम लोग कहते हैं पॉलिप। ये जो पॉलिप होते हैं ये भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है और उसकी वजह से यहाँ पे इंटरसेप्शन हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज है सबम्यूकोसल लाइपोमा, जो हमारा लेयर है सबम्यूकोसा का, उसमें अगर लाइपोमा है तो यह भी हमारा इंटरसेप्शन का कॉज बन सकता है। उसके बाद में हम लोग एडल्ट में तीसरा कॉज देते हैं लियोमाइमा ऑफ इंटेस्टाइन। लियोमाइमा क्या होता है, ये बिनाइन ट्यूमर होता है बराबर। बिनाइन ट्यूमर होता है हमारे मस्कुलर टिश्यूज का, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में हम लोगों को देखने मिलता है। तो जो लियोमाइमा है, अगर वो इंटेस्टाइन में यहाँ पे ट्यूमर मतलब ये ग्रोथ की तरह यहाँ पे काम करेगा तो वो भी इंटरसेप्शन का कॉज बढ़ सकता है। हमारा चौथा रीजन होता है हमारा मेकल्स डायवर्टिकुलम। मेकल्स डायवर्टिकुलम के बारे में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि मेकल्स डायवर्टिकुलम भी हम लोगों को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, वो भी इंटरसेप्शन के लिए यहाँ पे एक कॉज बढ़ सकता है। कार्सिनोमा के पेशेंट, ठीक है, तो कार्सिनोमा के पेशेंट में भी हम लोगों को जो ग्रोथ होती है वो इंटरसेप्शन करने में यहाँ पे हेल्प करती है। इसीलिए जो 5 कॉजेस है, ठीक है, कौन से एक तो इंटेस्टाइनल पॉलिप्स है, सबम्यूकोसल लाइपोमा है, लियोमाइमा ऑफ इंटेस्टाइन है, मेकल्स डायवर्टिकुलम और कार्सिनोमा। ये जो पूरे कॉजेस हैं ये हम लोगों को एडल्ट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एडल्ट में देखने को मिलते हैं और वो 5 कॉजेस आईएसएस मतलब इंटरसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ कॉजेस होते हैं। पैथोलॉजी कैसे होती है हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पे अगर देखेंगे कुछ कंसेप्ट या फिर कुछ पार्ट्स हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये है हमारा डिस्टल पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, ये डिस्टल पार्ट ऑफ बॉडी और ये क्या है, प्रॉक्सिमल पार्ट। ठीक है, इट इज अ प्रॉक्सिमल एंड इट इज अ डिस्टल पार्ट ऑफ बॉडी। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग की, जो प्रॉक्सिमल पार्ट है हमारे डिस्टल पार्ट में ये इंडिविजुअल हो चुका है। ठीक है, अब इस पे कंसेप्ट बनते हैं इसके पार्ट्स। अब पार्ट्स में क्या देख रहे हो, यहाँ पे अगर इसका कट सेक्शन देखेंगे तो कट सेक्शन में क्या मिल रहा है हम लोगों को, ये जो पार्ट है
ये इसके आउटर शीट बना है, ठीक है, ये इसके आउटर शीट बना रहा है, कौन सा, डिस्टल वाला पार्ट, ये जो डिस्टल वाला पार्ट है इसके आउटर शीट बना रहा है, उसको हम लोग कहते हैं इनटू ससेपियंस, ठीक है, इनटू ससेपियंस, मतलब यहाँ पे जो पार्ट यहाँ पे सॉरी जो पार्ट यहाँ पे अंदर आ रहा है, मतलब ये जो आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, ये आउटर कवरिंग जो होती है ये आउटर शीट बनाता है इनको ससेप्टर, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग इसका पैथोलॉजी देखते हैं। तो पैथोलॉजी में हम लोगों को कुछ कंसेप्ट समझने जरूरी है कि यहाँ पे क्या पैथोलॉजी एग्जैक्ट हो रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये जो पार्ट है ये हमारा डिस्टल पार्ट ऑफ बॉवल है, ठीक है, ये डिस्टल पार्ट है और ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, इज अ प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ बॉवल। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट है यहाँ पे हमारे डिस्टल में इन्वेजिनेट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारा कट सेक्शन है उसमें हम लोग देख सकते हैं, ये जो कट सेक्शन है यहाँ पे हम लोगों को दिखेगा एक आउटर कवरिंग, ठीक है, ये क्या है, ये आउटर कवरिंग है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे हमारा जो मेजेंट्री का पार्ट है वो यहाँ पे फंसा है, ठीक है, वो यहाँ पे फंसा है। दूसरी चीज क्या है कि जो हमारा डिस्टल का पार्ट है इसकी बॉडी वॉल पूरी यहाँ पे अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो इसके कुछ कंसेप्ट है। पहला है अपेक्स। अपेक्स इसको कहेंगे हम लोग जो फर्स्ट यहाँ पे इन्वेजिनेट किया है, मतलब जो एंटीरियर पार्ट होगा, सबसे सामने वाला पार्ट जो कि यहाँ पे है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये पहले हमारी मेजेंट्री को साथ लेके यहाँ पे इन्वेजिनेट कर रहा है, उसको हम लोग कहेंगे अपेक्स ऑफ एंडोससेप्शन, ठीक है। क्या कहें हम लोग उसको, अपेक्स ऑफ एंडोससेप्शन। दूसरा क्या है, इंट्रोससेपियंस। इंट्रोससेपियंस मतलब क्या है कि जो हमारे इनर कवरिंग्स होती है, ठीक है, इनर और मिडल कवरिंग जिसको हम लोग कहेंगे, तो ये क्या है, ये क्या बना रही है, तो इनर और मिडल कवरिंग ऑफ इंट्रोससेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये बॉवेल वॉल है, कौन सी, डिस्टल बॉवेल की, ठीक है, ये जो डिस्टल की है ये क्या बना रही है, हमारा मिडल और हमारा इनर पार्ट बना रही है, जिसको हम लोग कवर बोल सकते हैं। तीसरी कंसेप्ट है यहाँ पे इंट्रोससेप्टम। इंट्रोससेप्टम का मतलब कि जिसमें यहाँ पे ये जो इंट्रोससेप्शन का पार्ट जो है या फिर इसका आउटर कवरिंग जो बना रहा है उसको हम लोग कहेंगे इंट्रोससेप्टम, ठीक है। क्या कहेंगे हम लोग इसको, इंट्रोससेप्टम। तो ये जो पार्ट है ये हमारा पैथोलॉजी का पार्ट होता है, जिसमें हम लोगों को दिख रहा है कि ये जो एपेक्स का पार्ट है यहाँ पे पहले मेजेंट्री आ रही है, और कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा एपेक्स का पार्ट है यहाँ पे पूरी तरह से फर्श होता है, बराबर। तो होगा क्या कि जो मेजेंट्री से जो ब्लड सप्लाई आने वाला था वो यहाँ पे हैम्पर्ड हो जाएगा। अब जब ये मेजेंट्री से आने वाला ब्लड सप्लाई अगर हैम्पर्ड हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई ये हैम्पर्ड होने की वजह से यहाँ पे नेक्रोसिस होना चालू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पहले तो इस्कीमिया होगा, ठीक है, बॉडी को यहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे एपेक्स अंदर आएगा तो यहाँ पे जो भी वेसल्स है, यहाँ पे जितने भी ब्लड वेसल्स है उसमें वेनस ड्रेनेज जो होगा वो प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है, वेनस ड्रेनेज जो होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन है जो हम लोगों को वेनस में दिखेगा, और इन्फ्लामेशन की वजह से और यहाँ पे वेनस एनवार्जमेंट होगा, एनवार्जमेंट की वजह से यहाँ पे अल्टीमेटली क्या इस्कीमिया होगा और फाइनली नेक्रोसिस की कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो सकती है, ठीक है। जब यहाँ पे नेक्रोसिस होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो हमारा पार्ट है बॉवल का वो यहाँ पे पूरा नेक्रोस होने की वजह से हम लोगों को यहाँ पे परफोरेशन के चांसेस ज़्यादा होगा, ठीक है। जब यहाँ पे परफोरेशन होगा तो ऑब्वियसली जो परफोरेटेड फ्लूइड होगा वो कहाँ जाएगा, हमारे पेरिटोनियम में, तो पेरिटोनियम में जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, पेरिटोनाइटिस की कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारी पैथोलॉजी का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग कुछ क्लिनिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों को पेशेंट में क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स मिलते हैं। जब हम लोग देखते हैं पेशेंट में तो मेल्स हम लोगों को कॉमनली देखने को मिलते हैं इन द
केस ऑफ इंट्रोससेप्शन। इसका मतलब है कि जो ससेप्टेबल लोग देखेंगे आपको वो मेल ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे चाइल्ड होते हैं कॉमन इन 6 to 9 मंथ, जो वीनिंग पीरियड हमने सीखा, वीनिंग पीरियड में ज्यादातर रेगुलर होता है, इसलिए 6 to 9 मंथ के बच्चों में या फिर चिल्ड्रंस का लोगों के लिए कॉमन देखने को मिलता है। कॉमन इन स्प्रिंग एंड विंटर। अब इसमें क्या होता है कि जब स्प्रिंग का मौसम होता है, मतलब हमारा जो रेनी सीजन होता है, ऐसे टाइम पे क्या होगा कि पेशेंट में गैस्ट्रोएंटेराइटिस के सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, जब एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है तो यहाँ पे जो हमारा पेरिस्टाल्सिस होता है, पेरिस्टाल्सिस जो होता है वो एग्रेसिव होता है, बराबर, जो हमारे लूज मोशंस के पेशेंट जिसका होते हैं। तो पेशेंट में जब पेरिस्टाल्सिस हाइपर पेरिस्टाल्सिस में कन्वर्ट होता है तो लूज मोशन होता है। जब ये हाइपर पेरिस्टाल्सिस क्या करेगा, जब हमारे बॉवल में जब हाइपर पेरिस्टाल्सिस होता है तो क्या होता है कि जो हमारा प्रॉक्सिमल बॉवल है वो डिस्टल में यहाँ पे इन्फिजनेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पेशेंट होते हैं उसमें हम लोगों को हाइपर पेरिस्टाल्सिस की वजह से इंट्रोससेप्शन देखने को मिलता है। और ये ज्यादातर स्प्रिंग के मौसम में होता है, मतलब हमारे रेनी सीजन में ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे कॉमन कौन से मौसम में देखने को मिलेगा, एक तो स्प्रिंग में या फिर विंटर में। और विंटर में क्या होता है, पेशेंट में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन की वजह से, यहाँ पे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से है। तो इसीलिए स्प्रिंग और विंटर के दोनों मौसम में हम लोगों को इंट्रोससेप्शन के पेशेंट ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सॉरी, कॉमनेस्ट कॉज क्या है, ये हमारा जो इंट्रोससेप्शन ऑब्स्ट्रक्शन हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें ये कॉमनेस्ट कॉज होता है, लेकिन किसमें, इन्फेंट मतलब जो चिल्ड्रंस होते हैं इसमें ज्यादातर हम लोगों को जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो इंट्रोससेप्शन की वजह से। अब सिम्टम्स क्या क्या डेवलप होते हैं, इनिशियली कोलिक अब्डोमिनल पेन होता है विच इज 75% पेशेंट हम लोगों को मिलता है, विच इवेंचुअली बिकम सीवियर एंड परसिस्टेंट। ये आगे चल के सीवियर हो जाएगा, फिर परसिस्टेंट हम लोगों को पेशेंट में पेन देखने को मिलता है। दूसरी चीज क्या मिलेगा, सडन ऑनसेट ऑफ पेन इन मेल चाइल्ड। अगर मेल चाइल्ड देखेंगे उसमें सडन ऑनसेट ऑफ पेन होगा विद प्रोग्रेसिव डिस्ट्रेक्शन ऑफ एब्डोमेन। इसका मतलब क्या है, पहला सिम्टम है पेन है, दूसरा क्या होगा, प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्ट्रेक्शन हम लोगों को मिलेगा। तीसरा सिम्टम मिलेगा इसमें ओमेटिक विद द पैसेज ऑफ रेड करंट जेली स्टूल। ठीक है, ये जो फीचर है ये एक्चुअली हम लोगों को सिर्फ चिल्ड्रन में मिलता है, ये यहाँ पे सिर्फ चिल्ड्रन में मिलता है। जो हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा एप्रेक्स होता है हमारे बॉल वाल में यहाँ पे जो फंसता है तो उसमें जो वेनस का इन्फ्लामेशन होता है वहाँ से ब्लीडिंग होने के चांसेस है। ठीक है, जब ये ब्लीडिंग होगा तो ये जो ब्लीडिंग है हमारी पर रेक्टली निकलता है, पर रेक्टली निकलता है और वो कैसे बनता है, इट इज अ लुक लाइक अ रेड करंट जेल। तो ये हमारा जो क्लिनिकल फीचर है ये हम लोगों को चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। यही हमारा एक डायग्नोस्टिक होता है, इसके लिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया किसके लिए, इंट्रोससेप्शन को डायग्नोसिस करें। तो हम लोगों को ये स्पेशली याद रखना है, रेड करंट जेली लाइक स्टूल किसमें मिलेगा, इंट्रोससेप्शन। ठीक है, इट इज यूजुअली नॉट फाउंड इन एडल्ट आईएसएस, मतलब हम लोगों को ये जो सिम्टम है रेड करंट जेली वाला हम लोगों को एडल्ट में देखने नहीं मिल रहा है। अपन आईएसएस रिकरेंट हो सकता है, चाइल्ड ऑटोमेटिकली बिकम असिम्प्टोमेटिक। जो हमने रिकरेंट आईएसएस में भी पढ़ा है उसमें हम लोगों को पेशेंट में सिम्टम पहले स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही इंट्रोससेप्शन रिलीव हो जाएगा वो यहाँ पे पेशेंट के सिम्टम कम हो जाएगा, मतलब वो असिम्प्टोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, असिम्प्टोमेटिक हो जाएगा। ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स है जो हम लोगों को यहाँ पे देखने मिलते हैं। अब कुछ साइंस है, मतलब जब हम लोग ऐसे पेशेंट का एब्डोमेन पाल्पेट करते हैं तो हम लोगों को क्या साइन मिलते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पाल्पेबल मास मिल सकता है, ये जो पाल्पेबल मास होता है वो एक्चुअली हमारे लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में, लेफ्ट साइडेड एब्डोमेन या फिर राइट साइडेड एब्डोमेन, कौन सी भी साइड मिल सकता है। लेकिन अगर हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारी पैरा अम्बिलिकल या फिर पेरी अम्बिलिकल रीजन में मिलेगा, पैरा अम्बिलिकल रीजन। तो जब भी हम लोग अम्बिलिकल के बाजू का पार्ट देखेंगे यहाँ पे कुछ किडनी शेप का या फिर सॉसेज शेप का हम लोगों को मास मिलता है। ठीक है, लेकिन ये मास की कुछ पेक्युलरिटीज है, कुछ फीचर्स है। ये मास का जो हमारा कॉन्केव बॉर्डर होगा, ठीक है, ये जो कॉन्केव बॉर्डर होगा वो हमारे अम्बिलिकस की तरफ ही होगा। ठीक है,
यहाँ पे भी अगर ये मास बनेगा तो वो भी कुछ यहाँ पे ऐसे कॉन्केव शेप में बनेगा और उसका जो कॉन्केविटी है वो हमारे अम्बिलिकस की तरफ मिलेगा, जिसको हम लोग सॉसेज शेप मास कहते हैं। ठीक है, सॉसेज शेप मास कहते हैं। और ये जो मास की कंसिस्टेंसी कैसी होती है या फिर इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं, ये मोबाइल होता है लेकिन रेस्पिरेशन के साथ ये मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये मोबाइल होता है। उसके बाद में स्मूथ होता है, ठीक है, फर्म होता है, ठीक है, और ये एक्चुअली हमारे रेस्पिरेशन के साथ मूव नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है, नॉट मूव विद रेस्पिरेशन। ठीक है, ये फीचर्स है जो मास के फॉर्म में हम लोगों को देखने मिलेंगे। क्या क्या है, एक तो ये मोबाइल है, ये सारे डायरेक्शन में घूम सकता है, स्मूथ है, फॉर्म है, नॉट मूव विद रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे इसके फीचर्स हैं। और इसका जो शेप होता है वो कैसे होता है, सॉसेज शेप का यहाँ पे हम लोगों को मास है। ठीक है, तो पाल्पेबल मास हम लोगों को 85% प्रेशर में मिलेगा। दूसरी चीज इसका शेप कैसे रहेगा, सॉसेज शेप का, स्मूथ रहेगा, फॉर्म मास रहेगा, मास डज नॉट मूव विद रेस्पिरेशन, मोबाइल इन ऑल डायरेक्शन, पूरे डायरेक्शन में घूम सकता है, रेजोनेंट होता है ये मास। ठीक है, अगर हम लोग इसको प्रेस करते रहेंगे तो उसके रेजोनेंट साउंड मिल सकता है। मास कॉन्ट्रैक्ट अंडर द पाल्पेटिंग फिंगर, और ये हम लोगों को यहाँ पे ज्यादा हम लोग फिंगर में इसको पाल्पेट करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मास अपीयर्स एंड डिसअपियर्स, जब हम लोगों को ये पेशेंट में जैसे सिम्टम हमने देखे कि रिकरेंट वाले पेशेंट सिम्टम हम लोगों को कुछ देर के लिए देखेंगे, फिर रिलीव हो जाएगा तो ये मास भी यहाँ से गायब हो जाता है, फिर डिसअपियर होता है। इसीलिए जब पेशेंट हम लोगों को कंप्लेंट बताता है कि हमारे यहाँ पे मास आता है या फिर बलूनिंग जैसे आता है, कुछ फील होता है, तो वो कुछ देर के बाद चला जाता है, जैसे कि एब्डोमिनल कम हुआ, डिस्टेंशन कम हुआ तो ये मास भी डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एम्प्टी राइट इलियक फोसा का मतलब क्या है, जब हम लोग आइडियो या फिर हमारा जो आइडियोकोलिक इंट्रोसेप्शन देखते हैं तो होता क्या है कि जो हमारा आइडियम का पार्ट है कोलॉन में यहाँ पे इंफ्लेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो असेंडिंग कोलॉन है या फिर सीकम का पार्ट है, क्योंकि मोस्टली जो सीकम होता है वो सीकम यहाँ पे फिक्स्ड पार्ट नहीं है। ठीक है, वो फिक्स नहीं है हमारे मेजेंटल के साथ या फिर हमारे जो एब्डोमिनल वॉल होती है उसके साथ ये ज्यादा फिक्स नहीं होता है, थोड़ा सा मोबाइल पार्ट है। बराबर, जब ये मोबाइल है तो इसका मतलब क्या होगा कि जब यहाँ पे ये जो पार्ट है इंटरसेप्शन बन जाएगा तो वो क्या होता है, तो अम्बिलिकस की तरफ ये शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब आप एब्डोमेन पाल्पेट करते हो तो आपको राइट इलियक फोसा जनरली एम्प्टी मिलता है, क्योंकि ये जो आइडियोसिकल का पार्ट है वो पूरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है हमारी डिस्टल प्रॉक्सिमल वॉल की तरफ। ठीक है, प्रॉक्सिमल वॉल की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो अम्बिलिकस की तरफ भी थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, फीचर्स ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, उसके बाद में पेरिटोनिटिस, ये लेटर स्टेज में हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि जब एपेक्स यहाँ पे फंस जाएगा टोटली, तो जब एपेक्स फंसेगा तो इसका मतलब है कि उसमें मेजेंट्री का भी पार्ट यहाँ पे फंसने वाला है। मेजेंट्री में जब ब्लड वेसल्स यहाँ पे एंकर्ड हो जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बॉडी के नेक्रोसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जब नेक्रोसिस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे परफोरेशन होगा, उसमें बाद में पेरिटोनिटिस की कंडीशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये कुछ साइन सिम्टम्स है जो हम लोगों को याद रखने। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अगर देखेंगे हम लोग को चिल्ड्रन में क्या मिलता है, एक तो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, परफ्यूरा विद इंटेस्टाइनल सिम्टम जो हमने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले HSP के बारे में पढ़ा, ये भी हमारा एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में होना चाहिए। दूसरी चीज अगर हम लोग एडल्ट में देखेंगे तो कार्सिनोमा कोलॉन भी हो सकता है, जब हम लोग यहाँ पे सस्पेक्ट कर रहे हैं ऐसा कोई मास दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है, इंटरसेप्शन या फिर हमारा गार्डिंग या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन के सिम्टम दिख रहे हैं, ऐसे टाइम में हम लोगों को कार्सिनोमा कोलॉन की भी क्वेरी मन में रखनी चाहिए। मेजेंट्रिक मास हो सकता है, हम लोगों को डायग्नोसिस से पता चल जाएगा अगर हम लोग इस पेशेंट में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो इससे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोगों को ऐसे याद रखते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन पार्ट में हम लोग पहला देते हैं हमारा बेरियम एनेमा। जब बेरियम एनेमा पेशेंट में देंगे तो हम लोगों को क्या है, साइन सिम्टम्स है, सिम्टम्स नहीं, साइंस जो है हम लोगों को क्लिनिकली मिल सकते हैं। पहला है क्लॉस साइन, जिसको हम लोग क्वाइल स्क्रीन साइन को देते हैं। तो क्लॉस साइन क्या है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्लॉ मतलब हमारे पंजे के देखेंगे, शेर का पंजा कैसे होता है, सेम लाइक यहाँ पे हम लोगों को देखेगा ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जब हम लोग बेरियम एनेमा देते हैं तो ऐसे पेशेंट में जब हम लोगों को ये क्लॉस साइन दिखेगा तो हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं ये इंटरसेप्शन। दूसरा साइन
साइन दिखता है यहाँ पे, इसको हम लोगों को कॉइल स्प्रिंग सेट देना है। तो कॉइल स्प्रिंग कैसा है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, ये कैसे दिख रहा है आपको, कॉइल स्प्रिंग के साइन जैसा। ये जो साइन है इसलिए हम लोगों को रेडियोलॉजी के मतलब बेरियम एनेमा के एक्सरे जो हम लोग लेते हैं ऐसे टाइप में हम लोगों को मिलने वाला है। तो बेरियम एनेमा में दो साइन हम लोगों को कॉमन देखेंगे, एक क्रॉस साइन, दूसरा है कॉइल स्प्रिंग साइन। तो ये दोनों साइन हम लोगों को एक दूसरे से दिखने वाला है जब हम लोग बेरियम एनेमा देखेंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी में हम लोगों को क्या देख सकते हैं, जब पेशेंट में हम लोग सोनोग्राफी करेंगे तो सोनोग्राफी में क्या दिखेगा, टारगेट साइन दिखेगा, जिसको हम लोग सूडो किडनी साइन भी कह सकते हैं। एक्चुअली टारगेट साइन में बुलसाई साइन एक है, सूडो किडनी थोड़ा सा यहाँ पे अलग दिख सकता है, क्योंकि सूडो किडनी का मतलब क्या है, जो हमने मांस देखा था वो कैसा था, सॉसेज शेप मांस था। ये जो किडनी लाइक यहाँ पे मांस दिख रहा है वो एक्चुअली हमारे यूएसजी करते समय भी हम लोगों को दिख सकता है। तो उसको हम लोग जो किडनी शेप का मांस होने की वजह से उसको हम लोग सूडो किडनी साइन कहते हैं। लेकिन जो टारगेट साइन है और बुलसाई साइन है, जब एक पार्ट बॉवेल का दूसरे पार्ट में यहाँ पे इन्वेजिनेट हो रहा है, तो जब ये बॉवेल का पार्ट जो है ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं टारगेट साइन, टारगेट साइन कहते हैं, या फिर इसको बुल्स आई साइन भी कहते हैं, या फिर इसको डोनट साइन भी कहते हैं, ठीक है। इसको डोनट साइन भी कहते हैं। जो हम लोग अगर डॉपलर करेंगे पेशेंट में, मतलब यूएसजी से भी ये डॉपलर में हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, तो डॉपलर में हम लोगों को जो साइन दिखता है वो एक्चुअली टारगेट साइन के जैसे दिखता है, लेकिन डॉपलर से हम लोग इसका ब्लड फ्लो चेक कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे डॉपलर करते हैं। तो डॉपलर के टाइम पे भी हम लोगों को ये डोनट साइन दिखेगा। तो इसका मतलब है टारगेट साइन, बुल्स आई साइन और डोनट साइन, ये एक्चुअली तीनों सेम ही दिखते हैं। ये कैसे दिखेंगे, यहाँ पे, ठीक है। ये जो सोनोग्राफी का पार्ट है ये हमारा अंदर वाला पार्ट होगा इंटेस्टाइन का, ये हमारा आउटर पार्ट है। तो दिस इज लुक्स लाइक अ बुलसाई, ठीक है। तो यहाँ पे बुलसाई साइन दिखेगा। दूसरी चीज है टारगेट साइन, जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर इसको हम लोग डोनट साइन कहते हैं। यहाँ पे ये जो दूसरी डायग्राम है यहाँ पे दिखेगा, तो ये जो साइन बन रहा है दिस इज अ सूडो किडनी साइन, ठीक है। ये भी हम लोगों को सोनोग्राफी मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर यूएसजी में हम लोगों को पता चलता है। डॉपलर में देखा हमने डोनट साइन दिखेगा। जब हम लोग प्लेन एक्सरे एब्डोमेन करते हैं पेशेंट में, जो इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन में भी हमने पढ़ा कि मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है। या फिर कभी कभी परफोरेशन अगर होगा तो फिर पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन दिखेंगे, या तो फिर मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल दिखेंगे, तो हम लोगों को समझ में आएगा ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे डेवलप हो चुका है। सिटी एब्डोमेन डिलीटेड है, मतलब अगर हम लोग इससे डायग्नोसिस नहीं कर पाए, कंफ्यूज हो चुके हैं, तो हम लोगों को सिटी एब्डोमेन करना चाहिए। ये हम लोगों को हेल्प करता है फाइनल डायग्नोसिस, ठीक है। फाइनल डायग्नोसिस करने में हम लोगों को मदद करता है। अब इसके बाद में देखते हैं इसका ट्रीटमेंट पार्ट कैसे करना है। ट्रीटमेंट पार्ट में हम लोग दो तरह से इसका ट्रीटमेंट करते हैं, एक तो कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव, और दूसरा होता है ऑपरेटिव या फिर सर्जिकल, ठीक है। ऑपरेटिव या फिर सर्जिकल पार्ट। डिसीजन कैसे लेने उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जब पेशेंट आपके पास आएगा तो अगर पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो स्टार्ट होकर अगर 24 घंटे नहीं हो, मतलब 24 आवर्स के अंदर आ रहे हैं आपके पास, तो आप उसको कंजर्वेटिवली मैनेज करने की सोच सकते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव मैनेज इसका कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट में 24 आवर्स हो चुका है, मतलब अगर पेशेंट आफ्टर 24 आवर्स आपके पास आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा सर्जिकली इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है आपको फॉलो करना है कि सर्जिकली मैनेज करेंगे, कंजर्वेटिव। अगर पेशेंट में आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम दिख रहे हैं, या फिर पेशेंट में परफोरेशन के सिम्टम दिख रहे हैं, परफोरेशन पेरिटोनाइटिस के सिम्टम दिख रहे हैं, ठीक है, पेरिटोनाइटिस के सिम्टम दिख रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे हम लोगों को यहाँ पे ऑपरेटिव करना है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं करना। अब देखते हैं इसका इनिशियल मैनेजमेंट कैसे करेंगे। पहले तो हम लोगों को यहाँ पे बॉडी को रेस्ट देनी है, गैस्ट्रो मतलब हमारा जो स्टमक का पार्ट है उसको कंप्रेस रखना है। तो कैसे करेंगे, राइस ट्यूब एस्पिरेशन। तो आरटी डालनी है पेशेंट में, ठीक है, राइस ट्यूब डाल के हम लोगों को एस्पिरेट करना। दूसरा चीज पेशेंट का हाइड्रेशन मेंटेन करना विद द हेल्प ऑफ आईवी फ्लूइड्स। तो आईवी फ्लूइड क्योंकि हम लोग पेशेंट को एक्टिव रखने वाले, पेशेंट के जो गैस्ट्रिक मूवमेंट है या फिर बॉडी मूवमेंट है उसको हम लोग कंप्रेस रखने वाले, तो हम लोग आरटी डाल रहे हैं। तो आरटी डालेंगे पेशेंट में हम लोगों को एक्टिव रखना है पेशेंट को, ठीक है। नेल बाय माउथ जब रखेंगे तो हम लोगों को पेशेंट में हाइड्रेशन मेंटेन करना होता है, जिससे कि हम लोग पेशेंट में हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन कर पाए। वो क्या चीज़ है, हमारे आईवी फ्लूइड्स है। तीसरी चीज हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट में सेकेंडरी इन्फेक्शन
इन्फेक्शन ना हो इसलिए हम लोगों को एंटीबायोटिक कवरेज देना है, ठीक है, एंटीबायोटिक कवरेज देना है। उसके बाद में कैथेटराइजेशन, मतलब अगर पेशेंट में कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट होगा या फिर उसमें कॉर्पोरेशन केरेटोनाइटिस है तो ऐसे टाइम में पेशेंट को लेकर आपको शॉक में भी आने के चांसेस है, मतलब हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, उसके साथ साथ सेप्टिसेमिक शॉक होगा। तो ऐसे टाइम पे हम लोगों को यूरिन आउटपुट मेजर करना होता है। जब यूरिन आउटपुट मेजर करेंगे तो वो कैसे करेंगे, हम लोग उसको पेशेंट को कैथेटराइज करके करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इनिशियल मैनेजमेंट है जो हम लोग को करना है, आइसोलेशन करना, आई फ्लूइड देना है, एंटीबायोटिक देना है और कैथेटराइज करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों को पेशेंट में करनी है। उसके बाद में लेटर मैनेजमेंट क्या करना है, नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट। नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट में एक्चुअली हम लोग करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा पार्ट है, ठीक है, उसको हम लोगों को नॉन ऑपरेटिव मतलब यहाँ पे इलेक्टिवली कैसे मैनेज करना है वो हम लोग देखते हैं। जब पेशेंट में यहाँ पे रिडक्शन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तो ईयर से इनेमा देते हैं, ईयर इनेमा, या फिर बेरियम सल्फेट का इनेमा देते हैं हम लोग, माइक्रो बेरियम सल्फेट जिसमें हम लोग यूज करते हैं, बेरियम सल्फेट का इनेमा देते हैं। तो उससे होता क्या है कि प्रेशर बनता है, जो हमारा बॉडी का पार्ट यहाँ पे इन्वेजिनेट हो चुका है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग इसमें और यहाँ पे बेरियम सल्फेट या फिर ईयर से थोड़ा सा यहाँ पे पुश करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा। प्रेशर की वजह से कभी कभी जो इंटरसेप्शन है वो निकल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये रिडक्शन जो मेथड है हम लोग अंडर यूएज गाइडेंस की करते हैं, क्योंकि हम लोगों को रिलीज हुआ है नहीं हुआ नहीं ये पता चलना है, ठीक है। तो किस चीज की वजह से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, ठीक है। जब हम लोग इनेमा देंगे तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो जाएगा और उसकी वजह से कभी कभी इंटरसेप्शन निकल जाता है, लेकिन ये हर बार पॉसिबल नहीं है। उसके कुछ रूल्स है, इसको हम लोग कहते हैं रूल ऑफ थ्री, ठीक है, रूल्स ऑफ थ्री। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पेशेंट में जब आपके पास पेशेंट 24 आवर्स के पहले है, ठीक है, तो रिडक्शन कब कर सकते हैं हम लोग, अगर पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन ज्यादा नहीं है, 24 आवर्स की हुए हैं या फिर उसके पहले पेशेंट आपके पास प्रेजेंट हुआ है, तभी जाके हम लोग ये प्रोसीजर कर सकते हैं, अदरवाइज उसको सर्जरी लगेगी, ठीक है। तो ऐसे टाइप के रूल ऑफ थ्री का हम लोगों को याद रखना है। रूल ऑफ थ्री में क्या है, पहला है हमारा, ये हम लोगों को सिर्फ 3 मिनट तक करना है, ठीक है। रिडक्शन का जो प्रोसीजर होगा वो 3 मिनट तक ही करना है। दूसरा जो रूल है वो हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं। कितने अटेम्प्ट करने हैं, 3 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब उसके बाद में जो हम लोग यहाँ पे इनेमा का फ्लोर या फिर जो हम लोग सलाइन लेंगे इनेमा के लिए, उसकी हाइट रखनी हम लोगों को 3 फीट, 3 फीट हाइट ऑफ सलाइन, ठीक है। तो ये रूल ऑफ थ्री हम लोगों को याद रखना है। क्या है, एक तो 3 मिनट के लिए करना है, 3 अटेम्प्ट करने हैं, और उसके बाद में जो सलाइन लगाएंगे उसका जो हाइट होगा वो 3 फीट हाइट रखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं रूल ऑफ थ्री। तो ये हम लोगों को याद रखना है। अगर इससे यहाँ पे 3 अटेम्प्ट हो गए, 3 मिनट के 3 अटेम्प्ट हो गए, उसमें भी हम लोगों को अटेम्प्ट में थोड़ा सा ध्यान देना है। कभी कभी हम लोग 5 to 6 आवर्स का भी ध्यान देते हैं ऐसे पेशेंट में। तो यहाँ पे 3 अटेम्प्ट के बाद भी अगर ये इंटरसेप्शन रिलीज नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली हम लोगों को क्या करना है, सर्जरी करना है, ठीक है। सर्जरी में हम लोगों को क्या क्या चॉइस हो सकते हैं, एक तो हम लोग लैप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं, ठीक है, लैप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स होंगे अगर उसका सेकेंडरीली यहाँ पे इंटरसेप्शन हुआ है तो हम लोग उसको लैप्रोस्कोपिक रूप से कर सकते हैं। लेकिन मान लो कोई पेशेंट ऐसा होगा जिसमें परफोरेशन हो चुका है, पेरिटोनाइटिस डेवलप हो चुका है, परफोरेशन हुआ है, पेरिटोनाइटिस है, तो ऐसे टाइम पे हम लोगों को इमरजेंसी में एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटॉमी करनी पड़ती है, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटॉमी करनी पड़ती है, जिसमें कि हम लोग एक तो हम लोग यहाँ पे लोअर एब्डोमिनल इंसिजन भी ले सकते हैं, मिड लाइन इंसिजन, सॉरी जो ट्रांसवर्स इंसिजन भी ले सकते हैं या फिर मिड लाइन इंसिजन भी ले सकते हैं लोअर एब्डोमेन के। तो यहाँ पे हम लोगों को अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट करना है, जो इंटरसेप्टेड पार्ट है, इंटरसेप्शन जो हुआ है उसमें एक्चुअली जो पार्ट इंक्लूडेड है वो एक तो वायबल होगा, नहीं तो फिर पूरा नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो वायबल है तो उसको सिर्फ इंटरसेप्शन निकाल के हम लोगों को बॉल को फिक्स करना है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे गैंग्रीन हो चुका है या फिर ये जो पार्ट है परफोरेट हो चुका है, पेरिटोनाइटिस कंडीशन डेवलप हो चुके हैं, तो ऐसे टाइम पे हम लोगों को रिसेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। रिसेक्शन
और उसके बाद में जो पार्ट दोनों बचे हैं उसका एनास्टोमोसिस हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे की प्रोसीजर यहाँ पे करनी पड़ सकती है अगर वो पेशेंट में हम लोगों को बॉडी के नेक्रोसिस मिलता है। अगर वो सिर्फ इंटरसेप्टेड पार्ट है तो उसको सिर्फ हम लोग मैन्युअली रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फोक्स मेथड का। मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो बॉवल है उसको मिल्की करके जो भी पार्ट यहाँ पे इंटरसेप्टेड है वो पूरा निकाल देते हैं, और उसके बाद में अगर वो वायबल होगा तो उसको वैसे रख देते हैं, अगर नहीं वायबल है तो उसको हम लोग काट के उसका रिसेक्शन एनास्टोमोसिस करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम लोगों को फॉलो करना है जिससे कि हम लोग इंटरसेप्शन पेशेंट में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में अगला जो लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं वो भी हमारा इंटरेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन का पार्ट है, इसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंटरसेप्शन खत्म होता है, बाकी का पार्ट हम आगे करते हैं।